स्विट्जरलैंड यह सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, यह दुनिया के लिए परिशुद्धता, समृद्धि और स्थिरता का एक प्रतीक है। ऊंचे ऊंचे आल्प्स पहाड़ों से घिरा हुआ, शांत और निर्मल झीलों से सजा हुआ, यह राष्ट्र एक जीवित स्वप्न जैसा लगता है। यहाँ की हवा में शांति है, यहाँ की व्यवस्था में अनुशासन है। यूरोप के ठीक बीच में स्थित यह छोटा सा देश अपने आकार से कहीं ज्यादा बड़ा वैश्विक प्रभाव रखता है। इसकी कहानी पहाड़ों की चट्टानों जितनी पुरानी है और इसकी तकनीक भविष्य की ओर इशारा करती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति की भव्यता और मानव निर्मित चमत्कार एक साथ मिलकर एक अद्भुत कहानी कहते हैं। इस असाधारण देश की यात्रा में हम इसके हर पहलू को गहराई से देखेंगे। हम ज्यूरिख के व्यस्त वित्तीय केंद्रों से लेकर जिनेवा की अंतर्राष्ट्रीय गलियों तक का सफर करेंगे। हम बर्न की ऐतिहासिक राजधानी की पुरानी दुनिया की आकर्षक गलियों में घूमेंगे। साथ ही हम इंटरलाकेन और जर्मैट जैसे सुरम्य पहाड़ी गांवों की शांति का अनुभव भी करेंगे। यह यात्रा सिर्फ सुंदर दृश्यों को देखने के बारे में नहीं है, यह स्विट्जरलैंड की आत्मा को समझने का एक प्रयास है। यह जानने का प्रयास है कि कैसे एक छोटा, भूमि से घिरा देश दुनिया के सबसे नवीन और समृद्ध राष्ट्रों में से एक बन गया। स्विट्जरलैंड को अक्सर घड़ियों, चॉकलेट और बैंकों का देश कहा जाता है, और यह सच भी है, लेकिन यह पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह देश दुनिया की सबसे उन्नत परिवहन प्रणालियों में से एक का घर है। यहाँ की ट्रेनें अपनी समय की पाबंदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ सियर्न जैसी संस्थाएं ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का काम कर रही हैं। यह देश सीधी लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरण है, जहां नागरिक सीधे कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह सब मिलकर उस जटिल ताने बाने को बनाते हैं जिसे हम स्विट्जरलैंड कहते हैं। हमारी यह यात्रा आपको स्विट्जरलैंड के दिल में ले जाएगी। हम इसके इतिहास की परतों को खोलेंगे, इसकी विविध संस्कृतियों को समझेंगे और इसके लोगों के जीवन को करीब से देखेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि स्विस पहचान का वास्तव में क्या अर्थ है। यह केवल एक देश का दौरा नहीं होगा, बल्कि एक विचार, एक दर्शन और एक जीवन शैली को समझने का अनुभव होगा। हम देखेंगे कि कैसे यह देश अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए लगातार भविष्य के लिए नवाचार कर रहा है। स्विट्जरलैंड की इस अद्भुत गाथा में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जो दुनिया को दिखाता है कि उत्कृष्टता कैसे प्राप्त की जाती है। स्विट्जरलैंड की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी प्रकृति है। यहाँ राजसी आल्प्स पर्वत आकाश को छूते हैं। मैटरहॉर्न और युंगफ्राउ जैसी चोटियां केवल चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। इन पहाड़ों के बीच से पिघलती बर्फ सैकड़ों झीलों को जन्म देती है। जिनेवा झील, लूसर्न झील और ज्यूरिख झील जैसी विशाल जलराशियां देश के परिदृश्य को एक आईने की तरह दर्शाती हैं। यहाँ की घाटियां हरी भरी हैं और झरने संगीतमय शोर करते हैं। यह वही प्रकृति है जिसने स्विस लोगों के चरित्र को आकार दिया है। इसने उन्हें सहिष्णु, मेहनती और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया है। प्रकृति की इसी गोद में मानव निर्मित परिशुद्धता का जन्म हुआ। स्विस लोगों ने पहाड़ों की चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे जटिल और सटीक रेलवे प्रणालियों में से एक का निर्माण किया। कोगव्हील ट्रेनें खड़ी पहाड़ी ढलानों पर चढ़ती हैं और केबल कारें लोगों को उन चोटियों तक ले जाती हैं जहां पहुंचना कभी असंभव लगता था। यह परिशुद्धता सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है, यह स्विस जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। चाहे वह विश्व प्रसिद्ध स्विस घड़ियां हों जो समय की सबसे सटीक माप करती है, या फिर यहाँ की बैंकिंग प्रणाली हो जो अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। परिशुद्धता के साथ साथ प्रगति भी स्विट्जरलैंड का एक मुख्य स्तंभ है। यह देश दुनिया के कुछ सबसे बड़े दवा और प्रौद्योगिकी दिग्गजों का घर है। रोश और नोवार्टिस जैसी कंपनियां जीवन रक्षक दवाओं का विकास करती हैं। ETH ज्यूरिख जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करते हैं। स्विट्जरलैंड नवाचार का एक पावर हाउस है जो रोबोटिक्स से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक के क्षेत्रों में अग्रणी है।
ये एक ऐसा देश है जो कभी भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता। यह हमेशा आगे बढ़ने, सुधार करने और भविष्य के लिए नए मानक स्थापित करने का प्रयास करता रहता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड प्रकृति, परिशुद्धता और प्रगति का एक अनूठा संगम है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप सुबह आल्प्स की प्राचीन सुंदरता में ट्रैकिंग कर सकते हैं और दोपहर में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी पार्कों में से एक का दौरा कर सकते हैं। यह परंपरा और आधुनिकता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। यहाँ के लोग अपनी जड़ों का गहरा सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आंखें हमेशा भविष्य पर टिकी रहती हैं। यह विरोधाभासों का देश नहीं, बल्कि संतुलन का देश है। यही संतुलन स्विट्जरलैंड को वास्तव में अद्वितीय और आकर्षक बनाता है। हमारी यात्रा स्विट्जरलैंड के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली शहरों से शुरू होती है। सबसे पहले ज्यूरिख। यह स्विट्जरलैंड की वित्तीय राजधानी और आर्थिक धड़कन है। ज्यूरिख झील के उत्तरी सिरे पर बसा यह शहर व्यापार, धन और आधुनिकता का एक जीवंत केंद्र है। यहाँ की बानहोफस्ट्रास सड़क दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग सड़कों में से एक है, जहाँ वैश्विक ब्रांडों और लग्जरी बुटीक की भरमार है। लेकिन ज्यूरिख सिर्फ बैंकों और व्यवसायों का शहर नहीं है, इसका एक गहरा सांस्कृतिक पक्ष भी है। शहर का पुराना हिस्सा, जिसे आल्टस्टाट कहते हैं, संकरी घुमावदार गलियों, मध्ययुगीन इमारतों और ग्रासमंस्टर और फ्राउमंस्टर जैसे ऐतिहासिक चर्चों से भरा है। यह आधुनिकता और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। ज्यूरिख से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम जिनेवा पहुंचते हैं। यह शहर स्विट्जरलैंड की वैश्विक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जिनेवा झील के किनारे, जहां रोन नदी अपना सफर शुरू करती है, यह शहर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक विश्व स्तरीय मंच है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और कई अन्य वैश्विक संगठन स्थित हैं। जिनेवा की हवा में एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, जहां दुनिया भर से लोग शांति और मानवता के मुद्दों पर काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं। शहर का प्रतीक जेट डियो झील से 140 मीटर की ऊंचाई तक पानी का एक शक्तिशाली फव्वारा है, जो शहर की महत्वाकांक्षा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ज्यूरिख और जिनेवा दोनों ही शहर अपनी अपनी तरह से स्विट्जरलैंड की शक्ति को दर्शाते हैं। ज्यूरिख आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, जो देश की समृद्धि और स्थिरता को चलाता है। यह नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक हब है, जहां ETH ज्यूरिख जैसे विश्व स्तरीय संस्थान भविष्य के लीडर्स को तैयार करते हैं। दूसरी ओर जिनेवा स्विट्जरलैंड की मानवीय और कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया की समस्याओं पर चर्चा होती है और समाधान खोजे जाते हैं। ये शहर स्विट्जरलैंड की तटस्थता की लंबी परंपरा और शांति स्थापना में उसकी भूमिका की याद दिलाता है। दोनों शहर मिलकर दिखाते हैं कि कैसे एक छोटा देश वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इन दोनों महानगरों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। यहाँ उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ सड़कें, हरे भरे पार्क और एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य है। ज्यूरिख में जहां आप ओपेरा हाउस में एक शाम बिता सकते हैं या ज्यूरिख वेस्ट के ट्रेंडी इलाकों में घूम सकते हैं, वहीं जिनेवा में आप दर्जनों संग्रहालयों का पता लगा सकते हैं या झील के किनारे आराम कर सकते हैं। ये शहर सिर्फ काम करने और व्यापार करने की जगहें नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने और उसका आनंद लेने की जगहें भी हैं। ये स्विट्जरलैंड के उस वादे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गुणवत्ता, दक्षता और एक बेहतर जीवन की गारंटी देता है, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की ओर बढ़ते हैं। ज्यूरिख और जिनेवा के विपरीत बर्न एक शांत और आकर्षक शहर है, जिसने अपनी मध्ययुगीन आत्मा को खूबसूरती से संरक्षित किया है। आर्य नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ बर्न का पुराना शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की बलुआ पत्थर की इमारतें, ढकी हुई आर्केड की 6 किलोमीटर लंबी श्रृंखला और रंग बिरंगे पुनर्जागरणकालीन फव्वारे आपको समय में वापस ले जाते हैं। शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थल जाइटग्लॉग क्लॉक टावर है,
जो हर घंटे अपनी खगोलीय घड़ी और चलती फिरती मूर्तियों के प्रदर्शन से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। बर्न स्विट्जरलैंड की राजनीतिक शक्ति का केंद्र है, जहां स्विस संसद यानी फेडरल पैलेस स्थित है। बर्न से उत्तर की ओर राइन नदी के तट पर बेसल शहर स्थित है। यह शहर जर्मनी और फ्रांस की सीमाओं पर बसा है और यह स्विट्जरलैंड का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। बेसल में लगभग 40 संग्रहालय हैं, जो इसे यूरोप में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक संग्रहालयों वाला शहर बनाते हैं। यहाँ का कॉन्स्टम म्यूजियम दुनिया के सबसे पुराने सार्वजनिक कला संग्रहों में से एक है। बेसल हर साल आर्ट बेसल नामक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कला मेले की मेजबानी करता है, जो दुनिया भर के कलाकारों, संग्राहकों और कला प्रेमियों को आकर्षित करता है। बेसल फार्मास्यूटिकल उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र है, जहां नोवार्टिस और रोश जैसी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। बर्न जहां स्विस पहचान की जड़ों और राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है, वहीं बेसल देश की रचनात्मक और बौद्धिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। बर्न की शांत और व्यवस्थित गलियां स्विस सरकार की सुविचारित और स्थिर प्रकृति को दर्शाती है। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी गति से चलता है, जहां इतिहास हर कोने में जीवित है। यहाँ के प्रसिद्ध भालू पार्क में शहर के प्रतीक भालुओं को देखना एक अनूठा अनुभव है। यह शहर देश की संघीय संरचना और सीधी लोकतांत्रिक परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है, जहां नागरिक सरकार के करीब महसूस करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरी ओर बेसल का महानगरीय और अंतर्राष्ट्रीय चरित्र इसे एक अलग पहचान देता है। राइन नदी पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे सदियों से व्यापार और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बनाया है। शहर का प्रसिद्ध कार्निवल, जिसे फास्नाक्ट कहा जाता है, एक 3 दिवसीय उत्सव है जो पूरे शहर को संगीत, रंग और उल्लास से भर देता है। यह स्विट्जरलैंड के जर्मन भाषी हिस्से की सबसे बड़ी लोकप्रिय घटना है। बर्न की ऐतिहासिक गंभीरता और बेसल की कलात्मक जीवंतता मिलकर स्विट्जरलैंड के उस विविध सांस्कृतिक ताने बाने को बुनते हैं, जो इसकी राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम स्विट्जरलैंड के हृदय स्थल मध्य स्विट्जरलैंड की ओर यात्रा करते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां स्विस परिसंघ का जन्म हुआ था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शहर लूसर्न है। लूसर्न झील के किनारे और माउंट पिलाटस और माउंट रिगी की राजसी चोटियों की छाया में बसा लूसर्न स्विट्जरलैंड का एक लघु चित्र जैसा लगता है। यह शहर अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसका सबसे प्रतिष्ठित स्थल चैपल ब्रिज यानी कपेल ब्रुके है, जो 14वीं शताब्दी का एक ढका हुआ लकड़ी का पुल है। यह यूरोप का सबसे पुराना लकड़ी का पुल है और इसके भीतरी हिस्सों में शहर के इतिहास को दर्शाने वाले चित्र लगे हैं। यह पुल और इसका जल मीनार, जिसे वास्सरटुरम कहते हैं, स्विट्जरलैंड के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले स्मारकों में से है। लूसर्न के आसपास का क्षेत्र भी उतना ही मनोरम है। यहाँ से आप इंटरलाकेन की ओर बढ़ सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है झीलों के बीच। यह शहर थून झील और ब्रेन्स झील के बीच एक संकीर्ण घाटी में स्थित है। इंटरलाकेन को स्विट्जरलैंड का एडवेंचर कैपिटल कहा जाता है। यह युंगफ्राउ क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जहां दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्वत चोटियां युंगफ्राउ, मोंक और आइगर स्थित हैं। यहां से पर्यटक युंगफ्राउ यॉक, टॉप ऑफ यूरोप तक ट्रेन यात्रा का अनुभव कर सकते हैं, जो यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इंटरलाकेन पैराग्लाइडिंग, स्काईडाइविंग, हाइकिंग और स्कीइंग जैसी गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय आधार है, जो दुनिया भर के साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। इसी क्षेत्र में ग्रिंडेलवाल्ड और जर्मैट जैसे सुरम्य अल्पाइन गांव भी हैं। ग्रिंडेलवाल्ड एक आकर्षक गांव है, जो आइगर पर्वत के उत्तरी मुख के ठीक नीचे स्थित है। यह हाइकिंग ट्रेल्स और स्की ढलानों के एक विशाल नेटवर्क से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाता है। दूसरी ओर जर्मैट एक कार मुक्त गांव है, जो शक्तिशाली मैटरहॉर्न पर्वत की तलहटी में बसा है। मैटरहॉर्न
अपनी विशिष्ट पिरामिड जैसी चोटी के साथ शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है और स्विस आल्प्स का एक सच्चा प्रतीक है। जरमैट स्कीइंग, पर्वतारोहण और प्रकृति की शांत सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध गंतव्य है। ये शहर और गांव स्विट्जरलैंड के उस पहलू को उजागर करते हैं जो प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित है। यहाँ जीवन की गति धीमी है और लोग पहाड़ों और झीलों के चक्रों के अनुसार जीते हैं। पारंपरिक लकड़ी के शैले, घंटियां बजाते हुए चरती गायें और अल्पाइन फूलों से ढके घास के मैदान एक ऐसी छवि बनाते हैं जो पोस्टकार्ड पर मिलती है, लेकिन यहाँ यह एक जीवंत वास्तविकता है। ये क्षेत्र हमें दिखाता है कि स्विस लोगों ने कैसे पीढ़ियों से इस चुनौतीपूर्ण लेकिन सुंदर परिदृश्य के साथ सामंजस्य बिठाना सीखा है। ये स्विट्जरलैंड की वह आत्मा है जो पर्यटन ब्रोशर से परे है, एक ऐसी आत्मा जो शांति, सादगी और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान में निहित है। स्विट्जरलैंड की यात्रा इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की खोज के बिना अधूरी है। देश के दक्षिण में टिसिनो कैंटन स्थित है, जो स्विट्जरलैंड का इतालवी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पहुंचते ही आपको महसूस होगा कि आप एक अलग ही देश में आ गए हैं। वास्तुकला, भोजन और जीवन शैली में इतालवी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर लुगानो है, जो लुगानो झील के किनारे बसा है और ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ का माहौल भूमध्य सागरीय है, जिसमें धूप से भरी सड़कें, खुली हवा वाले कैफे और इतालवी फैशन बुटीक है। लुगानो को अक्सर स्विट्जरलैंड का मोंटे कार्लो कहा जाता है, जो इसकी ग्लैमरस और आरामदायक जीवन शैली का संकेत देता है। टिसिनो में ही लोकार्नो शहर भी स्थित है, जो मैग्योर झील के उत्तरी किनारे पर है। ये स्विट्जरलैंड का सबसे गर्म स्थान माना जाता है और अपने सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। लोकार्नो हर साल अगस्त में प्रतिष्ठित लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करता है, जो शहर के पियाजा ग्रांडे पर एक विशाल ओपन एयर स्क्रीन पर फिल्मों का प्रदर्शन करता है। यह त्योहार दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और सिने प्रेमियों को आकर्षित करता है। लुगानो और लोकार्नो दोनों ही शहर स्विस दक्षता और संगठन को इतालवी ला डोल्से वीटा यानी मधुर जीवन के साथ मिलाते हैं, जो एक अनूठा और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। अब हम स्विट्जरलैंड के पूर्वी हिस्से की ओर मुड़ते हैं, जो अपनी अल्पाइन परंपराओं और ग्रामीण आकर्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ एपेंजेल का छोटा सा शहर है, जो शायद स्विट्जरलैंड का सबसे पारंपरिक क्षेत्र है। यह रोलिंग पहाड़ियों, हरे भरे चरागाहों और सजावटी रूप से चित्रित लकड़ी के घरों का एक क्षेत्र है। एपेंजेल अपनी मजबूत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लैंड्सकेमाइंड भी शामिल है, जो एक खुली हवा में होने वाली सभा है जहां नागरिक हाथ उठाकर मतदान करते हैं। यह सीधी लोकतंत्र का एक प्राचीन रूप है, जो आज भी यहाँ जीवित है। यह क्षेत्र प्रसिद्ध एपेंजेलर चीज का भी घर है, जो अपनी तीखी सुगंध के लिए जाना जाता है। पूर्व में और आगे हमें दावोस और सेंट मॉरिट्स जैसे विश्व प्रसिद्ध अल्पाइन रिसॉर्ट्स मिलते हैं। दावोस, जो यूरोप का सबसे ऊंचा शहर है, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, जहां दुनिया के नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सर्दियों में यह एक विशाल स्की क्षेत्र में बदल जाता है। पास में ही सेंट मॉरिट्स है, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शानदार शीतकालीन खेल रिसॉर्ट्स में से एक है। 2 बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुका यह शहर अपनी विलासिता, पोलो और क्रिकेट ऑन आइस जैसे विशिष्ट आयोजनों और एक ग्लैमरस अंतरराष्ट्रीय भीड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये पूर्वी शहर और क्षेत्र स्विट्जरलैंड की गहरी परंपराओं और इसके आधुनिक वैश्विक जुड़ाव के बीच के संतुलन को दर्शाते हैं। स्विट्जरलैंड की आत्मा का यदि कोई भौतिक स्वरूप है, तो वह निश्चित रूप से शक्तिशाली आल्प्स पर्वत श्रृंखला ही है। यह देश का लगभग 60% हिस्सा घेरती है, जो सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, चरित्र और गौरव का एक अटूट स्तंभ है। ये पहाड़ आकाश को भेदते हुए खड़े हैं। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां बादलों के ऊपर चमकती है
यहाँ मैटरहॉर्न अपनी अद्वितीय पिरामिड जैसी आकृति के साथ दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वहीं आइगर, मोंक और युंगफ्राउ की तिकड़ी, जिसे बर्न के ऊंचे इलाकों से देखा जा सकता है, एक ऐसा पैनोरमा बनाती है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये पहाड़ मूक दर्शक नहीं है, ये स्विट्जरलैंड की कहानी के सक्रिय पात्र है। इन पहाड़ों ने स्विस लोगों के जीवन को गहराई से आकार दिया है। उन्होंने अलगाव पैदा किया, जिसने अद्वितीय स्थानीय संस्कृतियों और बोलियों को पनपने दिया। साथ ही उन्होंने एक साझा चुनौती भी पेश की, जिसने लोगों को मिलकर काम करने और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग समाधान बनाने के लिए प्रेरित किया। इन पहाड़ों को पार करने के लिए बनाई गई सुरंगें, पुल और पहाड़ी दर्रे मानव दृढ़ संकल्प और सरलता के स्मारक हैं। आल्प्स ने स्विस लोगों को धैर्यवान, लचीला और प्रकृति का सम्मान करने वाला बनाया है। वे जानते हैं कि पहाड़ जितने सुंदर हैं, उतने ही कठोर भी हो सकते हैं और उनके साथ सामंजस्य बनाकर ही जीवन संभव है। यह रिश्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है। आल्प्स केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, वे स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन उद्योग काफी हद तक इन पहाड़ों पर निर्भर करता है। जर्मैट, सेंट मॉरिट्स और इंटरलाकेन जैसे विश्व प्रसिद्ध रिसॉर्ट्स हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और बस लुभावने दृश्यों का आनंद लेने के लिए आते हैं। कोग व्हील ट्रेनें और केबल कारें लोगों को उन ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, जहां से दुनिया एक अलग ही नजरिए से दिखती है। यह पर्यटन उद्योग देश के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार और समृद्धि लाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये समुदाय जीवंत बने रहें और अपनी अनूठी परंपराओं को संरक्षित कर सकें। इसके अलावा आल्प्स यूरोप के वाटर टावर के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ के विशाल ग्लेशियर सर्दियों में बर्फ जमा करते हैं और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलते हैं, जिससे राइन, रोन और इन जैसी यूरोप की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियों को लगातार पानी मिलता है। यह पिघला हुआ पानी न केवल पीने के पानी और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्विट्जरलैंड की जलविद्युत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है, जो देश को एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली प्रदान करता है। इस प्रकार आल्प्स की महिमा केवल उनकी दृश्य भव्यता में नहीं, बल्कि उनके द्वारा निभाए जाने वाले पारिस्थितिक और आर्थिक भूमिका में भी निहित है, जो उन्हें स्विट्जरलैंड के लिए वास्तव में अमूल्य बनाती है। जहां आल्प्स स्विट्जरलैंड को उसकी राजसी ऊंचाई देते हैं, वहीं यहाँ की झीलें और झरने इसे एक शांत और निर्मल गहराई प्रदान करते हैं। देश भर में 1500 से अधिक झीलें फैली हुई हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। ये झीलें क्रिस्टल की तरह साफ हैं और इनका पानी इतना शुद्ध है कि कई जगहों पर आप सीधे झील से पानी पी सकते हैं। जिनेवा झील, जो पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है, एक विशाल नीले आईने की तरह है, जो अपने किनारों पर बसे शहरों और दाख की बारियों को दर्शाती है। इसी तरह मध्य स्विट्जरलैंड में स्थित लूसर्न झील अपनी अनियमित आकृति और चारों ओर से घिरे पहाड़ों के कारण देश की सबसे सुरम्य झीलों में से एक मानी जाती है। ये झीलें सिर्फ सुंदरता का स्रोत नहीं है, बल्कि ये स्विस जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। गर्मियों में ये झीलें तैराकी, नौकायन और अन्य जल क्रीड़ाओं के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन जाती हैं। शहरों के निवासी काम के बाद झील के किनारे आराम करने और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए आते हैं। ज्यूरिख, जिनेवा और लूसर्न जैसे बड़े शहरों का जीवन अपनी अपनी झीलों के इर्द गिर्द घूमता है। ऐतिहासिक स्टीमर आज भी इन झीलों पर चलते हैं, जो यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं और उन्हें समय में वापस यात्रा करने का एक उदासीन अनुभव प्रदान करते हैं। ये जलमार्ग परिवहन और मनोरंजन दोनों का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो लोगों को प्रकृति से जोड़ते हैं। झीलों के अलावा स्विट्जरलैंड झरनों का भी देश है। पहाड़ों से नीचे गिरती जलधाराएं सैकड़ों झरनों को जन्म देती है, जो परिदृश्य में एक नाटकीय और संगीतमय तत्व जोड़ते हैं। लॉटरब्रुनेन घाटी, जिसे 72 झरनों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, इस प्राकृतिक घटना का सबसे शानदार उदाहरण है।
यहाँ स्टोबाक फॉल्स जैसी जलधाराएं लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से चट्टानों से नीचे गिरती है, जो एक अविश्वसनीय दृश्य बनाती है। इसी तरह उत्तरी स्विट्जरलैंड में स्थित राइन फॉल्स यूरोप का सबसे शक्तिशाली झरना है। इसकी गर्जना और पानी की विशाल मात्रा आगंतुकों को प्रकृति की कच्ची शक्ति का एहसास कराती है। स्विट्जरलैंड की ये सभी जलधाराएं देश की जीवन रेखा हैं। वे न केवल परिदृश्य को सुशोभित करती हैं, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखती हैं। वे स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती हैं, कृषि भूमि की सिंचाई करती हैं और अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं। स्विस लोग अपने जल संसाधनों के महत्व को गहराई से समझते हैं और उनकी रक्षा के लिए कड़े कानून और नियम बनाए गए हैं। जल की यह प्रचुरता और शुद्धता स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की उच्च गुणवत्ता वाले जीवन और इसकी स्थायी समृद्धि में योगदान करती है। आल्प्स की ऊंची चोटियों और झीलों की शांत गहराइयों के बीच स्विट्जरलैंड का परिदृश्य विविध घाटियों, रोलिंग पहाड़ियों और उपजाऊ मैदानों से भरा है। हर क्षेत्र का अपना अलग चरित्र और आकर्षण है। स्विस पठार, जिसे मिट्टेलैंड भी कहा जाता है, देश के पश्चिम में जिनेवा झील से लेकर पूर्व में कॉन्स्टेंस झील तक फैला हुआ है। यह देश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ बर्न, ज्यूरिख और लूसर्न जैसे अधिकांश प्रमुख शहर स्थित हैं। यह क्षेत्र कृषि का केंद्र है, जहाँ हरे भरे खेत, चारागाह और फलों के बाग दूर दूर तक फैले हुए हैं। यह स्विट्जरलैंड का आर्थिक और औद्योगिक हृदय है, लेकिन फिर भी इसने अपना ग्रामीण आकर्षण बनाए रखा है। स्विट्जरलैंड की सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा यहाँ की 4 अलग अलग ऋतुओं के चक्र में निहित है। वसंत ऋतु में जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू होती है, तो घाटियां और मैदान जंगली फूलों के एक रंगीन कालीन से ढक जाते हैं। हवा में एक नई ताजगी होती है और चरती हुई गायों की घंटियों की आवाज एक बार फिर से घाटियों में गूंजने लगती है। यह नवीनीकरण और पुनर्जन्म का समय होता है, जब प्रकृति लंबी सर्दियों की नींद से जागती है। यह हाइकिंग और प्रकृति की खोज के लिए एक आदर्श समय है, क्योंकि तापमान सुखद होता है और परिदृश्य जीवंत रंगों से भरा होता है। गर्मियां स्विट्जरलैंड को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। दिन लंबे और धूप वाले होते हैं, जो बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम सही होते हैं। झीलें तैराकों और नाविकों से भर जाती हैं और अल्पाइन चरागाह हाइकर्स के लिए खुल जाते हैं। यह त्योहारों का भी मौसम है, जब मॉन्ट्रो जैज फेस्टिवल जैसे आयोजन दुनिया भर से संगीत प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद शरद ऋतु आती है, जो शायद साल का सबसे खूबसूरत समय होता है। जंगल और दाख की बारियां सोने, नारंगी और लाल रंग के शानदार रंगों में बदल जाती है। हवा ठंडी और साफ हो जाती है और यह अंगूर की कटाई का समय होता है, खासकर जिनेवा झील के किनारे लेवॉक्स जैसे क्षेत्रों में। अंत में सर्दी स्विट्जरलैंड पर एक शांत और जादुई सफेद चादर बिछा देती है। परिदृश्य बर्फ से ढक जाता है और देश एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल जाता है। यह स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य शीतकालीन खेलों का मौसम है। गांव और शहर क्रिसमस की रोशनी और बाजारों से जगमगा उठते हैं, जो एक उत्सव का माहौल बनाते हैं। आग के पास बैठकर गर्म चॉकलेट पीना या पनीर फोंड्यू का आनंद लेना एक प्रिय स्विस परंपरा बन जाती है। ऋतुओं का यह निरंतर बदलता चक्र स्विट्जरलैंड के परिदृश्य को हमेशा ताजा और रोमांचक बनाए रखता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यहाँ हर मौसम में अनुभव करने के लिए कुछ नया और सुंदर हो। स्विट्जरलैंड को समझना मतलब इसके लोगों को समझना, जो एक जटिल और आकर्षक सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। यह देश एक राष्ट्र राज्य से कहीं ज्यादा एक साझा इच्छा शक्ति और मूल्यों पर आधारित परिसंघ है। इसकी सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक इसकी भाषाई विविधता है। यहाँ 4 राष्ट्रीय भाषाएं हैं: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांश। देश का लगभग 62% हिस्सा जर्मन बोलता है, जो उत्तर, पूर्व और मध्य क्षेत्रों में प्रमुख है। पश्चिमी भाग, जिसे रोमांडी कहा जाता है, फ्रेंच भाषी है। दक्षिण में इटली की सीमा से सटा टिसिनो कैंटन इतालवी भाषा का घर है और पूर्वी स्विट्जरलैंड के ग्रॉब्यूंडन कैंटन के कुछ हिस्सों में
प्राचीन लैटिन से निकली रोमांश भाषा आज भी जीवित है। यह भाषाई विविधता सिर्फ नक्शे पर रेखाएं नहीं है, यह दैनिक जीवन, संस्कृति और दृष्टिकोण को आकार देती है। यह भाषाई बहुलता एक रोस्टिग्राइबेन या रोस्टी डिच की धारणा को जन्म देती है, जो जर्मन और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के बीच एक प्रतीकात्मक सांस्कृतिक विभाजन है। यह उनके मतदान पैटर्न, सामाजिक दृष्टिकोण और जीवन के प्रति सामान्य रवैये में देखा जा सकता है। जर्मन भाषी स्विस को अक्सर अधिक आरक्षित, समय का पाबंद और नियमों का पालन करने वाला माना जाता है, जबकि फ्रेंच भाषी स्विस को अधिक आराम पसंद, मिलनसार और जीवन का आनंद लेने वाला माना जाता है। इसी तरह इतालवी भाषी टिसिनो क्षेत्र भूमध्य सागरीय जीवन शैली की गर्मजोशी और पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है। इन भिन्नताओं के बावजूद ये सभी समूह एक मजबूत स्विस पहचान साझा करते हैं, जो लोकतंत्र, तटस्थता और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों पर बनी है। एक औसत स्विस नागरिक की पहचान बहुत स्तरित होती है। वे खुद को सबसे पहले अपने कैंटन या यहाँ तक कि अपने स्थानीय समुदाय के नागरिक के रूप में देखते हैं और फिर एक स्विस के रूप में। यह गहरी स्थानीय पहचान देश की संघीय संरचना और सीधी लोकतंत्र प्रणाली का परिणाम है, जो स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता देती है। स्विस लोग आमतौर पर आरक्षित और विनम्र होते हैं, खासकर अजनबियों के साथ। वे दिखावा पसंद नहीं करते और व्यक्तिगत स्थान का बहुत सम्मान करते हैं। हालांकि एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे गर्मजोशी से भरे, वफादार और भरोसेमंद दोस्त साबित होते हैं। यह बाहरी तौर पर शांत दिखने वाला स्वभाव उनकी गहरी विचारशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता है। सांस्कृतिक रूप से स्विट्जरलैंड एक चौराहे पर स्थित है, जो जर्मनिक, फ्रांसीसी और इतालवी प्रभावों को अवशोषित करता है और फिर भी अपनी एक अलग पहचान बनाए रखता है। यह संगीत, कला, साहित्य और त्योहारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बेसल का फास्टनाक्ट कार्निवल अपनी जर्मनिक जड़ों को दर्शाता है, जबकि मॉन्ट्रो जैज फेस्टिवल का एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रांसीसी फ्लेवर है और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इतालवी सिनेमैटिक जुनून का जश्न मनाता है। इन विभिन्न सांस्कृतिक धागों को एक साथ बुनकर ही स्विस पहचान का समृद्ध वस्त्र तैयार होता है। यह एक ऐसी पहचान है जो विविधता का जश्न मनाती है, एकता को महत्व देती है और दुनिया को दिखाती है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां शांति और सम्मान के साथ एक ही छत के नीचे रह सकती हैं। जीवन की गुणवत्ता, कार्य, शिक्षा और संतुलन का स्विस मॉडल स्विट्जरलैंड को लगातार दुनिया के उन देशों में स्थान दिया जाता है जहां जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है, और इसके पीछे ठोस कारण है। इस उच्च जीवन स्तर की नींव यहाँ की विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली है। स्विस शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक और अत्यधिक विकेंद्रीकृत है, जिसमें कैंटन अपनी शिक्षा नीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बहुत उच्च स्तर की है। इसके बाद छात्रों के पास अकादमिक मार्ग या व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली के बीच चयन करने का विकल्प होता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसे आमतौर पर वीट प्रणाली कहा जाता है, क्लासरूम सीखने को कंपनियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है। यह प्रणाली बहुत सम्मानित है और देश की कम युवा बेरोजगारी दर और कुशल कार्यबल का एक प्रमुख कारण है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ETH ज्यूरिख और EPFL लॉजन जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में गिने जाते हैं। अगर कार्य जीवन की बात करें तो स्विस लोग अपनी दक्षता और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ एक मजबूत कार्य नीति है और व्यावसायिकता को बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि यह देश कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाने के महत्व को भी समझता है। एक सामान्य कार्य सप्ताह लगभग 41 घंटे का होता है और कानून कर्मचारियों को कम से कम 4 सप्ताह की वार्षिक छुट्टी की गारंटी देता है। स्विस कंपनियां अक्सर लचीले काम के घंटे और घर से काम करने के विकल्प प्रदान करती हैं। दोपहर के भोजन का अवकाश पवित्र माना जाता है और शाम तथा सप्ताहांत परिवार, शौक और बाहरी गतिविधियों के लिए आरक्षित होते हैं। ये संतुलन स्विस लोगों को एक उत्पादक पेशेवर जीवन के साथ साथ एक पूर्ण व्यक्तिगत जीवन जीने की अनुमति देता है। हालांकि इस उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की एक कीमत चुकानी पड़ती है।
स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है। आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन की लागत बहुत अधिक है। ज्यूरिख और जिनेवा जैसे शहर नियमित रूप से दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में शीर्ष पर रहते हैं। इस उच्च लागत को उच्च वेतन द्वारा संतुलित किया जाता है। स्विट्जरलैंड में दुनिया में कुछ सबसे अधिक औसत वेतन है, जो कुशल श्रमिकों को एक आरामदायक जीवन शैली बनाए रखने की अनुमति देता है। फिर भी बजट बनाना और खर्चों पर नजर रखना औसत स्विस परिवार के लिए दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आर्थिक वास्तविकता स्विस लोगों को मितव्ययी और आर्थिक रूप से जागरूक बनाती है। स्विस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भी जीवन की उच्च गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह एक व्यापक प्रणाली है जो वृद्धावस्था, विकलांगता, बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी है। यह समय की पाबंद, कुशल और व्यापक है, जो कार के बिना भी देश में कहीं भी यात्रा करना आसान बनाती है। स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित सड़कें और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और एक स्वस्थ, सक्रिय और पुरस्कृत जीवन जी सकते हैं। मूल्य और दैनिक जीवन परिशुद्धता, गोपनीयता और सामुदायिक भावना। स्विस दैनिक जीवन कुछ अंतर्निहित मूल्यों द्वारा निर्देशित होता है, जो समाज के हर पहलू में व्याप्त हैं। इनमें सबसे प्रमुख है परिशुद्धता और समय की पाबंदी। स्विस संस्कृति में समय पर होना सम्मान का प्रतीक है। चाहे वह व्यावसायिक बैठक हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो या किसी मित्र के साथ रात्रि भोज हो, देर से पहुंचना अशिष्टता माना जाता है। यह मानसिकता उनकी विश्व प्रसिद्ध घड़ियों और ट्रेनों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह हर चीज को कुशलता पूर्वक और व्यवस्थित रूप से करने की एक गहरी इच्छा को दर्शाती है। नियम और कानून बनाए जाते हैं ताकि उनका पालन किया जा सके और समाज सुचारू रूप से चले। यह सुनिश्चित करने के लिए हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था और पूर्वानुमेयता की भावना स्विस जीवन का एक आरामदायक और मौलिक हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण मूल्य गोपनीयता या प्राइवेसी है। स्विस लोग आमतौर पर बहुत निजी होते हैं और व्यक्तिगत मामलों को व्यक्तिगत रखना पसंद करते हैं। वे अपने पड़ोसियों के साथ विनम्र और मैत्रीपूर्ण होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं। धन, वेतन या व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना असामान्य है। यह गोपनीयता उनके बैंकिंग कानूनों में भी परिलक्षित होती थी, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी गोपनीयता के लिए प्रसिद्ध थे। यह आरक्षित स्वभाव अक्खड़पन नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत सीमाओं के लिए एक गहरा सम्मान है। वे मानते हैं कि हर किसी को अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप के बिना जीने का अधिकार है, और वे दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं। परिशुद्धता और गोपनीयता के इन व्यक्तिगत मूल्यों के बावजूद स्विस लोगों में सामुदायिक भावना भी बहुत मजबूत होती है। यह स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक स्पष्ट होता है। हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समुदाय में योगदान दे। इसमें रिसाइक्लिंग नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और स्थानीय क्लबों या संघों में भाग लेना शामिल है। स्विट्जरलैंड में क्लब संस्कृति बहुत मजबूत है, जिसमें खेल, संगीत, बागवानी और लगभग हर कल्पनीय शौक के लिए क्लब है। ये क्लब सामाजिक जीवन का केंद्र होते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं, जिससे समुदाय और अपनेपन की भावना पैदा होती है। यह सामुदायिक भावना सीधी लोकतंत्र की उनकी राजनीतिक व्यवस्था में भी प्रकट होती है। चूंकि नागरिक नियमित रूप से राष्ट्रीय, कैंटोनल और स्थानीय मुद्दों पर मतदान करते हैं, इसलिए उनमें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने और अपने समाज के भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना होती है। लैंड्सगेमाइंड जैसी परंपराएं, जहां नागरिक सीधे मतदान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, इस भागीदारी की भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अंततः स्विस दैनिक जीवन व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक भलाई के बीच एक नाजुक संतुलन है।
यह एक ऐसा समाज है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही यह भी मानता है कि एक सफल और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। विश्व की तिजोरी, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय शक्ति स्विट्जरलैंड की वैश्विक पहचान का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इसकी शक्तिशाली और स्थिर वित्तीय प्रणाली है। सदियों से स्विस बैंकिंग गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वसनीयता का पर्याय रहा है। देश की राजनीतिक तटस्थता और आर्थिक स्थिरता ने दुनिया भर के व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के लिए इसे अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। ज्यूरिख और जिनेवा जैसे शहर वैश्विक वित्त के प्रमुख केंद्र हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े बैंकों जैसे यूबीएस और कई निजी बैंकों तथा धन प्रबंधन फर्मों के मुख्यालय स्थित हैं। स्विस फ्रैंक को दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक माना जाता है, जो अनिश्चितता के समय में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। स्विस नेशनल बैंक देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना और स्विस अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर वातावरण बनाना है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से स्विस बैंकिंग अपनी प्रसिद्ध गोपनीयता के लिए जाना जाता था, हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। कर चोरी से निपटने के लिए वैश्विक मानकों का पालन करते हुए स्विट्जरलैंड ने सूचना के स्वचालित आदान प्रदान को अपनाया है, जिससे इसकी बैंकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी हो गई है। इस बदलाव के बावजूद स्विस वित्तीय क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। इसका ध्यान अब केवल गोपनीयता से हटकर विशेषज्ञता, धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग जैसी उच्च मूल्य वाली सेवाओं पर केंद्रित हो गया है। स्विट्जरलैंड आज भी दुनिया की 1/3 से अधिक निजी संपत्ति का प्रबंधन करता है, जो इसकी स्थायी विशेषज्ञता और ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है। बैंकिंग के अलावा स्विट्जरलैंड बीमा और पुनर्बीमा उद्योग में भी एक वैश्विक दिग्गज है। ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप और स्विस रे जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों में से हैं। पुनर्बीमा, जो बीमा कंपनियों का बीमा करता है, एक अत्यंत जटिल और विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें स्विस फर्मों ने महारत हासिल कर ली है। वे दुनिया भर में बड़ी आपदाओं जैसे कि तूफान, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उद्योग देश की वित्तीय स्थिरता और विशेषज्ञता की प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। यह विशाल वित्तीय क्षेत्र स्विस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और हजारों उच्च कुशल रोजगार पैदा करता है। यह क्षेत्र नवाचार को भी बढ़ावा देता है, जिसमें फिनटेक एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। ज़ग के क्रिप्टो वैली जैसे क्षेत्र ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी केंद्रों में से एक के रूप में उभरे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे स्विट्जरलैंड अपनी पारंपरिक वित्तीय ताकत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़कर अपनी प्रासंगिकता और नेतृत्व को बनाए रखने के लिए लगातार विकसित हो रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाले कई वर्षों तक विश्व की वित्तीय तिजोरी बना रहे। जब दुनिया स्विस मेड लेबल के बारे में सोचती है, तो सबसे पहले जो छवि दिमाग में आती है वह एक जटिल और सुंदर घड़ी की होती है। स्विस घड़ी साजी सिर्फ एक उद्योग नहीं है, यह एक कला, एक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। जुरा पहाड़ों की घाटियों में ला शौ दे फोन्स और ले लॉक्ल जैसे शहरों में यह शिल्प सदियों से विकसित हुआ है। यहाँ रोलेक्स, पाटेक फिलिप, ओमेगा और टैग हॉयर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के कारीगर सैकड़ों छोटे पुर्जों को हाथ से जोड़कर समय बताने वाले यांत्रिक चमत्कार बनाते हैं। यह उद्योग परिशुद्धता, धैर्य और गुणवत्ता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो स्विस चरित्र के मूल मूल्यों को दर्शाता है। यह एक ऐसा उद्योग है जो नवाचार को भी अपनाता है, जैसा कि किफायती और रंगीन स्वैच घड़ियों के निर्माण से सिद्ध हुआ, जिसने 1980 के दशक में उद्योग में क्रांति ला दी। घड़ियों के अलावा स्विट्जरलैंड का नाम लेते ही
मुंह में चॉकलेट का मीठा स्वाद घुल जाता है। स्विस चॉकलेट अपनी चिकनी बनावट और समृद्ध स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लिंड, नेस्ले और टोब्लेरोन जैसे ब्रांड वैश्विक घरेलू नाम बन गए हैं। स्विस चॉकलेट निर्माताओं ने 19वीं शताब्दी में कोंचिंग जैसी प्रक्रियाओं का आविष्कार करके चॉकलेट बनाने की कला को सिद्ध किया, जो चॉकलेट को उसकी विशिष्ट मखमली बनावट देती है। कई चॉकलेट कारखानों में आगंतुक केंद्र हैं, जहां पर्यटक चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं और निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की चॉकलेट का स्वाद भी ले सकते हैं। यह उद्योग स्विस गुणवत्ता का एक और उदाहरण है, जहां सर्वोत्तम सामग्री और सावधानी पूर्वक शिल्प कौशल का उपयोग करके एक ऐसा उत्पाद बनाया जाता है जो दुनिया भर के लोगों को खुशी देता है। स्विट्जरलैंड का तीसरा पाक स्तंभ इसका प्रसिद्ध चीज है। देश में 450 से अधिक विभिन्न प्रकार के चीज का उत्पादन होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा स्वाद, बनावट और सुगंध होती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं ग्रुयेर, जो अपने अखरोट जैसे स्वाद के लिए जाना जाता है, और एमेंटल, जो अपने बड़े बड़े छेदों के लिए पहचाना जाता है। ये चीज पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। गायों को अल्पाइन चरागाहों में स्वतंत्र रूप से चरने दिया जाता है और उनके उच्च गुणवत्ता वाले दूध का उपयोग चीज बनाने के लिए किया जाता है। फोंड्यू और रैकलेट जैसे पारंपरिक स्विस व्यंजन इन स्वादिष्ट चीजों के बिना अधूरे हैं। यह उद्योग न केवल एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, बल्कि यह स्विट्जरलैंड की ग्रामीण विरासत और कृषि परंपराओं को भी जीवित रखता है। ये तीनों उद्योग, घड़ीसाजी, चॉकलेट और चीज, मिलकर स्विस पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। वे सिर्फ आर्थिक उत्पाद नहीं हैं, बल्कि वे देश की संस्कृति के प्रतीक हैं। वे गुणवत्ता, शिल्प कौशल और विस्तार पर ध्यान देने के स्विस जुनून को दर्शाते हैं। चाहे वह एक घड़ी का जटिल तंत्र हो, चॉकलेट का पिघलना हो या चीज का परिपक्व होना हो, प्रत्येक प्रक्रिया में धैर्य और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये उद्योग दुनिया को दिखाते हैं कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण करके ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो न केवल कार्यात्मक या स्वादिष्ट हों, बल्कि जो एक कहानी भी कहते हों, उत्कृष्टता और परिशुद्धता की एक स्विस कहानी। स्विट्जरलैंड की आर्थिक सफलता केवल इसकी पारंपरिक ताकतों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए नवाचार करने की इसकी असाधारण क्षमता पर भी निर्भर करती है। यह देश अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जिससे यह दुनिया के सबसे नवीन देशों में से एक बन गया है। इस नवाचार का एक प्रमुख स्तंभ फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग है। बेसल शहर में स्थित रॉश और नोवार्टिस जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से हैं, जो कैंसर से लेकर हृदय रोग तक की बीमारियों के लिए जीवन रक्षक उपचार विकसित कर रही है। यह उद्योग उच्च कुशल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है और देश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। नवाचार की यह भावना जिनेवा के पास स्थित सर्न में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सर्न दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला है, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के मूलभूत रहस्यों, जैसे कि पदार्थ की उत्पत्ति, को समझने के लिए मिलकर काम करते हैं। यहां स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मानव द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी और सबसे जटिल मशीन है। सर्न न केवल वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, बल्कि यह वर्ल्ड वाइड वेब जैसी प्रौद्योगिकियों का जन्म स्थान भी रहा है, जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। यह स्विट्जरलैंड की उस भूमिका को रेखांकित करता है जो वह वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और मानव ज्ञान की उन्नति के लिए एक मंच के रूप में निभाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के अलावा स्विट्जरलैंड स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अग्रणीय है। अपने प्रचुर जल संसाधनों के कारण देश अपनी बिजली का लगभग 60% हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा का एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है। स्विस सरकार और कंपनियां कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रही है।
यहाँ रिसाइकलिंग को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और नागरिक अपने कचरे को अलग करने और रिसाइकल करने में बहुत सावधानी बरतते हैं। स्विस कंपनियां सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ परिवहन जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान विकसित कर रही हैं, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि नए आर्थिक अवसर भी पैदा करते हैं। यह नवाचार और स्थिरता का संयोजन स्विस अर्थव्यवस्था के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ स्विट्जरलैंड चौथी औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली, मजबूत औद्योगिक आधार और सरकार की सहायक नीतियां एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं जहां नए विचार पनप सकते हैं और सफल व्यवसायों में बदल सकते हैं। स्विट्जरलैंड ये साबित करता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी एक साथ चल सकते हैं। यह एक ऐसा देश है जो न केवल अपने नागरिकों के लिए समृद्धि पैदा कर रहा है, बल्कि एक अधिक टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत वैश्विक भविष्य के निर्माण में भी योगदान दे रहा है। स्विट्जरलैंड का इतिहास किसी एक राजा या साम्राज्य की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की एक लंबी और दृढ़ गाथा है। इसकी नींव 1391 में रखी गई थी, जब ऊरी, श्वाइज और निडवाल्डेन के 3 वन कैंटनों ने एक दूसरे को बाहरी प्रभुत्व, विशेष रूप से हैब्सबर्ग राजवंश के खिलाफ समर्थन देने के लिए एक शाश्वत गठबंधन बनाया। यह समझौता, जिसे फेडरल चार्टर के रूप में जाना जाता है, स्विस परिसंघ का संस्थापक दस्तावेज माना जाता है। यह कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि आपसी रक्षा और स्वायत्तता बनाए रखने का एक व्यावहारिक समझौता था। आने वाली सदियों में अन्य शहर और क्षेत्र इस बढ़ते गठबंधन में शामिल हो गए, जिन्होंने अपनी स्थानीय स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक ढीले ढाले परिसंघ का निर्माण किया। यह प्रारंभिक इतिहास स्विस चरित्र में स्वतंत्रता और संघवाद के गहरे मूल्यों को स्थापित करता है। मध्य युग के दौरान स्विस सैनिक अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। वे भाड़े के सैनिकों के रूप में बहुत मांग में थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि 1515 में मैरिग्नानो की लड़ाई में एक विनाशकारी हार ने स्विस इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस खूनी संघर्ष के बाद परिसंघ ने विस्तारवादी नीतियों से दूर हटने और एक तटस्थ रुख अपनाने का फैसला किया। यह तटस्थता की नीति, जिसे बाद में 1815 में वियना की कांग्रेस में यूरोपीय शक्तियों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई, स्विस विदेश नीति का आधार बन गई। इसने देश को यूरोप के विनाशकारी युद्धों से बचने और अपनी स्थिरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। सुधार काल ने स्विट्जरलैंड को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया, जिसमें ज्यूरिख में ज्विंगली और जिनेवा में कैल्विन जैसे सुधारकों ने प्रोटेस्टेंटवाद का नेतृत्व किया, जबकि मध्य स्विट्जरलैंड के कैंटन कैथोलिक बने रहे। इन धार्मिक तनावों ने कई आंतरिक संघर्षों को जन्म दिया, लेकिन अंततः स्विस लोगों ने सह अस्तित्व का एक तरीका खोज लिया, जिससे सहिष्णुता और समझौते की संस्कृति को और मजबूती मिली। 1798 में फ्रांसीसी क्रांति की सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण किया और एक केंद्रीकृत हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना की, जिसने पुरानी परिसंघ प्रणाली को समाप्त कर दिया। हालांकि यह अल्पकालिक था, लेकिन इसने आधुनिक स्विस राज्य की नींव रखी, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विचार पेश किए गए। नेपोलियन के पतन के बाद 1848 में एक नए संघीय संविधान को अपनाया गया, जिसने स्विट्जरलैंड को एक आधुनिक संघीय राज्य में बदल दिया। इस संविधान ने कैंटनों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता देते हुए एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की, जो आज भी देश की राजनीतिक संरचना का आधार है। इस ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से स्विट्जरलैंड ने संघर्षों से बचना, विविधताओं को समायोजित करना और अपनी स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखना सीखा है। यह विरासत आज भी इसकी राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सफलता और दुनिया में इसकी अनूठी भूमिका को आकार देती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा, विविध राष्ट्र एकता,
और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपनी संप्रभुता और पहचान को सफलतापूर्वक बनाए रख सकता है। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया में सबसे अनूठी और स्थिर प्रणालियों में से एक है, जिसका मूल सिद्धांत है शक्ति लोगों के हाथों में होनी चाहिए। यह सीधी लोकतंत्र के एक उन्नत मॉडल पर आधारित है। जहां अधिकतर लोकतंत्र प्रतिनिधि प्रणाली पर चलते हैं, वहां स्विस नागरिक नियमित रूप से राष्ट्रीय, कैंटोनल और स्थानीय स्तर पर विशिष्ट मुद्दों पर सीधे मतदान करते हैं। साल में लगभग 4 बार स्विस नागरिक मतदान केंद्रों पर जाकर संविधान में संशोधन, नए कानूनों के निर्माण और स्थानीय स्कूल के निर्माण जैसे मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। इस प्रणाली से सरकार हमेशा लोगों की इच्छा के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। इस सीधी लोकतंत्र के 2 मुख्य उपकरण हैं, जनमत संग्रह और लोकप्रिय पहल। जनमत संग्रह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को चुनौती देने की अनुमति देता है। यदि विरोधी 50,000 हस्ताक्षर इकट्ठा कर लेते हैं, तो कानून को राष्ट्रीय वोट के लिए रखा जाता है। दूसरी ओर, लोकप्रिय पहल नागरिकों को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करने की अनुमति देती है। यदि वे 1 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनके प्रस्ताव पर राष्ट्रीय मतदान होता है। ये उपकरण नागरिकों को असाधारण स्तर की राजनीतिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे न केवल राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे भाग भी ले सकते हैं। यह निरंतर भागीदारी स्विस लोगों में जिम्मेदारी और राजनीतिक जागरूकता की एक मजबूत भावना पैदा करती है। स्विस राजनीतिक व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ संघवाद है। देश 26 कैंटनों का एक परिसंघ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सरकार, संसद और संविधान है। यह प्रणाली शक्ति को केंद्र सरकार, कैंटनों और स्थानीय नगरपालिकाओं के बीच वितरित करती है। कैंटनों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन और कराधान जैसे क्षेत्रों में काफी स्वायत्तता प्राप्त है। यह विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है कि निर्णय उन लोगों के यथासंभव करीब लिए जाएं, जो उनसे प्रभावित होते हैं, और यह देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने में मदद करता है। हर कैंटन अपनी अनूठी पहचान और परंपराओं को बनाए रख सकता है, जबकि एक मजबूत राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा बना रहता है। सरकार का कार्यकारी निकाय 7 सदस्यों वाली एक संघीय परिषद है। इस परिषद का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है और यह देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक स्थायी गठबंधन सरकार के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रपति का पद इन 7 सदस्यों के बीच सालाना घूमता रहता है और यह काफी हद तक एक औपचारिक भूमिका है। यह प्रणाली, जिसे सहमति प्रणाली के रूप में जाना जाता है, टकराव के बजाय सहयोग और समझौते को बढ़ावा देती है। यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है, क्योंकि सरकार अचानक बदलती नहीं है। सीधी लोकतंत्र, संघवाद और सहमति आधारित सरकार का यह अनूठा संयोजन एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाता है जो धीमी, विचारशील और अविश्वसनीय रूप से स्थिर है, और यह स्विट्जरलैंड की सफलता का एक प्रमुख कारण है। अपनी तटस्थता की लंबी परंपरा के बावजूद स्विट्जरलैंड विश्व मंच पर एक अलग-थलग या निष्क्रिय खिलाड़ी नहीं है। इसके बजाय इसने अपनी तटस्थता का उपयोग मानवतावाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे मंच के रूप में किया है। इसका सबसे शक्तिशाली प्रतीक रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति है, जिसकी स्थापना 1863 में जिनेवा के एक व्यवसायी हेनरी डुनेंट ने की थी। सोल्फेरिनो की लड़ाई की भयावहता को देखने के बाद डुनेंट ने एक ऐसे तटस्थ संगठन की वकालत की जो युद्ध के पीड़ितों की परवाह किए बिना उनकी राष्ट्रीयता की देखभाल कर सके। आज आईसीआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है और यह दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों और आपदाओं से प्रभावित लोगों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए काम करता है। यह स्विट्जरलैंड की मानवीय परंपरा का एक जीवंत प्रमाण है। जिनेवा शहर अपने आप में स्विट्जरलैंड की वैश्विक भूमिका का केंद्र है। इसे अक्सर शांति की राजधानी कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के यूरोपीय मुख्यालय,
विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और दर्जनों अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का घर है। यह तटस्थ भूमि दुनिया भर के नेताओं और राजनयिकों को संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करने और संघर्षों को हल करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। चाहे वह शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी और सोवियत नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन हो या हाल के सीरियाई शांति वार्ता, जिनेवा ने महत्वपूर्ण राजनयिक सफलताओं के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की है। स्विट्जरलैंड की अच्छी सेवाओं की पेशकश, जिसमें मध्यस्थता और मेजबानी वार्ता शामिल है, इसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी तटस्थता के बावजूद स्विट्जरलैंड की अपनी एक सक्षम और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना है। यहाँ एक मिलिशिया प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश नागरिक एक निश्चित उम्र तक सैन्य सेवा करते हैं और अपनी राइफलें घर पर रखते हैं। इसका उद्देश्य देश की रक्षा करना और इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, न कि विदेशी हस्तक्षेप करना। इस रक्षात्मक मुद्रा का एक और प्रसिद्ध उदाहरण वेटिकन सिटी में स्विस गार्ड है। 1506 से ये विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित स्विस सैनिक पोप और एपोस्टोलिक पैलेस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जो स्विस सैनिकों की वफादारी और अनुशासन की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह स्विट्जरलैंड के वैश्विक जुड़ाव का एक अनूठा और ऐतिहासिक पहलू है। अंततः विश्व मंच पर स्विट्जरलैंड की भूमिका विरोधाभासों का एक संतुलन है। यह तटस्थ है, फिर भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह स्वतंत्र है, फिर भी सहयोग का एक प्रमुख समर्थक है। यह देश दुनिया को दिखाता है कि सैन्य शक्ति के बजाय नरम शक्ति, कूटनीति, मानवतावाद और विश्वसनीयता के माध्यम से प्रभाव डाला जा सकता है। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होने के बावजूद विकासशील देशों को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्विट्जरलैंड शांति, मानवाधिकारों और सतत विकास को बढ़ावा देने में एक रचनात्मक और विश्वसनीय भूमिका निभाता है, जिससे यह अपने आकार से कहीं अधिक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बन जाता है। हमारी स्विट्जरलैंड की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने ज्यूरिख की वित्तीय शक्ति से लेकर जिनेवा की कूटनीतिक गलियों तक का सफर किया। हमने आल्प्स की बर्फीली ऊंचाइयों को छुआ और शांत झीलों की गहराई को महसूस किया। हमने स्विस लोगों के जीवन, उनके मूल्यों और उनकी अनूठी राजनीतिक व्यवस्था को करीब से देखा। इस पूरी यात्रा के दौरान एक शब्द जो स्विट्जरलैंड का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वह है सामंजस्य। यह एक ऐसा देश है जिसने अपनी असाधारण विविधताओं के बीच एक अद्भुत संतुलन और सामंजस्य स्थापित किया है। यहाँ जर्मन, फ्रेंच और इतालवी संस्कृतियां न केवल एक साथ रहती हैं, बल्कि एक दूसरे को समृद्ध भी करती हैं, जिससे एक विशिष्ट स्विस पहचान का निर्माण होता है, जो अपनी विविधता में ही एकीकृत है। यह सामंजस्य प्रकृति और मानव के रिश्ते में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्विस लोगों ने पहाड़ों की कठोर चुनौतियों को अवसरों में बदला है, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रकृति का सम्मान करते हुए किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे उन्नत परिवहन और इंजीनियरिंग प्रणालियों का निर्माण किया। फिर भी वे अपने प्राचीन परिदृश्यों को संरक्षित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। यह संतुलन परंपरा और प्रगति के बीच भी मौजूद है। स्विट्जरलैंड अपनी सदियों पुरानी घड़ीसाजी, चीज बनाने और लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करता है, लेकिन साथ ही यह फार्मास्यूटिकल्स, फिनटेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य के क्षेत्रों में नवाचार का नेतृत्व भी कर रहा है। यह अतीत को खारिज किए बिना भविष्य को गले लगाने की क्षमता ही है, जो स्विट्जरलैंड को इतना गतिशील और प्रासंगिक बनाती है। स्विट्जरलैंड का सार उन विरोधाभासों में निहित है जो विरोधाभास नहीं बल्कि पूरक है। यह एक ऐसा देश है जो अपनी तटस्थता के लिए जाना जाता है, फिर भी यह वैश्विक मामलों में गहराई से जुड़ा हुआ है, शांति और मानवतावाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ के लोग आरक्षित और निजी होते हैं, फिर भी उनमें सामुदायिक भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है। ये दुनिया के सबसे पूंजीवादी और प्रतिस्पर्धी देशों में से एक है, फिर भी इसमें एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल है जो अपने सभी नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करता है।
ये सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जो स्थिर, समृद्ध और अविश्वसनीय रूप से कार्यात्मक है। ये एक ऐसी मशीन की तरह है जिसके सभी पुर्जे पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। अतः स्विट्जरलैंड केवल सुंदर पहाड़ों और झीलों का देश नहीं है, यह एक विचार है, एक दर्शन है। यह इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं और विचार शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे कड़ी मेहनत, परिशुद्धता और नवाचार के माध्यम से एक छोटा, भूमि से घिरा देश वैश्विक मंच पर एक विशाल प्रभाव डाल सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रगति का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं है और सच्ची समृद्धि केवल आर्थिक धन में नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, स्थिरता और अपने साथी नागरिकों और पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहने में निहित है। स्विट्जरलैंड वास्तव में एक असाधारण राष्ट्र है जो अपने सार में संतुलन और सामंजस्य की एक गाथा है। जैसे ही हम स्विट्जरलैंड को अलविदा कहते हैं, हम केवल सुंदर यादें और तस्वीरें ही नहीं, बल्कि कुछ गहरे सबक भी साथ ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन, अस्थिरता और अल्पकालिक सोच से ग्रस्त रहती है, स्विट्जरलैंड स्थिरता, दूरदर्शिता और सहयोग के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। इसकी सीधी लोकतंत्र प्रणाली हमें याद दिलाती है कि सच्ची सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होनी चाहिए। ये दिखाता है कि जब नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल किया जाता है, तो वे अधिक जिम्मेदार, सूचित और अपने समाज में निवेशित महसूस करते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया के कई लोकतंत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, जो नागरिक विश्वास के संकट का सामना कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की आर्थिक सफलता भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। यह केवल प्राकृतिक संसाधनों या भाग्य पर आधारित नहीं है, बल्कि शिक्षा, नवाचार और उच्च मूल्य वाले उद्योगों में निरंतर निवेश पर आधारित है। इसकी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली, जो युवाओं को अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कौशल भी प्रदान करती है, कुशल कार्यबल बनाने और युवा बेरोजगारी को कम करने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह देश दिखाता है कि गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सोच पर ध्यान केंद्रित करना केवल लागत में कटौती करने से कहीं अधिक स्थायी समृद्धि की ओर ले जाता है। यह एक अनुस्मारक है कि किसी देश का सबसे बड़ा धन उसके लोग और उनके कौशल होते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की तटस्थता और मानवीय परंपरा की विरासत आज की जटिल भू राजनीतिक दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह देश साबित करता है कि एक राष्ट्र को सैन्य शक्ति के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय कूटनीति, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से प्रभाव और सम्मान अर्जित किया जा सकता है। एक ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खतरे में है, जिनेवा जैसे स्थान संवाद और समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण मंच बने हुए हैं। स्विट्जरलैंड का उदाहरण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम संघर्षों को हल करने और आम चुनौतियों का सामना करने के लिए शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके खोजें, चाहे वह महामारी हो, जलवायु परिवर्तन हो या मानवाधिकारों का संरक्षण हो। अंत में स्विट्जरलैंड की कहानी आशा की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि एक छोटा देश भी महान चीजें हासिल कर सकता है। यह हमें दिखाती है कि विविधता एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत हो सकती है। और यह हमें दिखाती है कि धैर्य, परिशुद्धता और साझा उद्देश्य की भावना के साथ एक ऐसा समाज बनाना संभव है जो समृद्ध, स्थिर और सामंजस्यपूर्ण हो। स्विट्जरलैंड सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है, एक खोज है कि कैसे मनुष्य और प्रकृति, परंपरा और भविष्य, व्यक्ति और समुदाय एक साथ मिलकर कुछ असाधारण बना सकते हैं। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो न केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है, बल्कि भविष्य के लिए, दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर सकता है।